Good afternoon. All of you can view my screen and can hear me? Yes, Good sir. afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's start with more people joining. In last class, we'll be starting with a new topic today, exception handling in Java. लेकिन last class में I think we were finishing interface. Right? Interface समझ में आ गया था क्या होता है? कि it is a fully abstract class एक तरह से कह सकते हैं जिसमें all the methods were your abstract type. Abstract type means you only have to put your method declarations there. सिर्फ आप method के type, उनका नाम, उनके parameters, सिर्फ उनको structure declare करते हो और जो भी मेथड, जो भी सब क्लासेस उस इंटरफेस को इनहेरिट कह सकते हैं एक तरह से, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने की। तो क्योंकि जावा में आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता था। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? वन सब क्लास हैविंग मोर देन वन पेरेंट क्लास। एक से ज्यादा आपका सुपर क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही सुपर क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो, राइट? जबकि C++ में आई गेस इट वाज अलाउइंग यू टू इनहेरिट मोर देन वन पेरेंट क्लास, राइट? सुपर क्लास एक से ज्यादा आप इनहेरिट कर सकते हो, बट जावा में इतना ऐसा आपका अलाउड नहीं था, राइट? So one way to implement your polymorphism where one interface and multiple methods, ये जो आपका polymorphism का फॉर्म रहता है, राइट, हमें फुल्ली यूटिलाइज करना अगर है तो हमारे पास क्या था? इंटरफेस था, राइट? अभी वी जस्ट गोइंग टू द टॉपिक बैक जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? तो इंटरफेस में आपको क्या था कि आपको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो वन इंटरफेस एंड मेनी मेथड्स, राइट? कैसे कि आप एक इंटरफेस में, आप अपने इंटरफेस में अपने मेथड का इंटरफेस कह लीजिए, या जो उसका स्ट्रक्चर है, यानी वो मेथड का क्या फंक्शनैलिटी होगी, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, डिक्लेरेशन में आप यही सब तो स्पेसिफाई करते हो। सिर्फ आप वो एक स्ट्रक्चर दे रहे हो, राइट? और जितनी भी सब क्लासेस उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट? जैसे वो चाहे उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन डाल सकती हैं, राइट? and in instance up in interfaces में you can declare some variables as well, right? आप method interface declarations में variables को भी declare कर सकते हैं which are implicitly final and static type, ठीक? और यानी कि आप instance variables नहीं create कर सकते हो, right? वो final और static types होते हैं, यानी कि आप उनको जो implementing class है वो उनको चेंज नहीं कर सकती है, राइट? क्योंकि फाइनल है और स्टैटिक है तो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा और आपको उन मेथड्स उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी अपने इंटरफेस में ही करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंटिंग वाज वेरी सिंपल। इंटरफेस में समझ में आ रहा है जो बता रही हूँ? Or should I open that presentation once? Class, please respond. Till more people are joining, पुराना टॉपिक एक बार देख रहे हैं। BCA बताइए, इंटरफेस में जो बता रहे हैं समझ में आ गया? No, ma'am. Who's this? आसिफ अंसारी। हाँ आकिब बताइए, क्या नहीं समझ में आया? मैम मैंने जिस दिन आपने इंटरफेस को एक्सप्लेन किया था उस दिन मैंने क्लास नहीं अटेंड की थी। अच्छा, इंटरफेस का सिंपल थोड़ा सा देखिएगा अपने एंड पे। ओके मैम। हाँ, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वाली क्लास करी थी आपने? जी मैम। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती थी? मैम जो ऐसा मैम जो कह सकते हैं वर्चुअल बाइंडिंग होती है मैम। हाँ हाँ हाँ, जो आपके यस मैम, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो आपके जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता था। जी मैम जी, अगर जैसे किसी क्लास आपका में सी में वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट रहता था, राइट? जिसमें आपको राइट उसी तरह से यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको एक ऐसी क्लास देती है जिसमें कि you can have a combination of concrete methods as well as abstract method. Abstract method का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आप मेथड का डिक्लेरेशन वहां पे डाल रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन आपके सब क्लासेस पे डिपेंड करता है जो कि उसको इनहेरिट करेंगे, राइट? क्योंकि वहां पे सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसके माने क्या हुआ कि आप कभी भी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट? बिकॉज यू हैव टू हैव द इम्प्लीमेंटेशन फॉर दीज मेथड्स, ऑलराइट? लेकिन क्योंकि आपका वो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है,
और जावा में क्योंकि आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, क्यों नहीं सपोर्ट करता है? क्योंकि एम्बिग्विटी हो सकती है। एम्बिग्विटी क्यों हो सकती है? क्योंकि मान लिया अगर दो मेथड्स हैं जो सेम नाम के हैं, मान लीजिए कोई डिस्प्ले मेथड है, वो आपका क्लास ए में भी डिफाइंड है, क्लास बी में भी डिफाइंड है, और आप दोनों क्लासेस ए एंड बी को अगर इनहेरिट करोगे, राइट, तो आप किसको और उस मेथड को आप कॉल कर रहे हो, तो एम्बिग्विटी होगी कि हमें क्लास ए के मेथड को कॉल करना है या क्लास बी के मेथड को कॉल करना है, या अगर ओवरराइड कर रहे हो उस मेथड को, तब भी होगा कि आप किस मेथड को करोगे। तो अवॉइड दैट एम्बिग्विटी, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर क्या कहता है कि आपके पास एक इंटरफेस हो और मल्टीपल मेथड हो, ये तो कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का। तो उसको हम एक हमको फुल तरह से अगर आपको उसको यूटिलाइज करना है, राइट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में आप सिर्फ मेथड की डिक्लेरेशन डालते हो, so आप बताते हो कि ओके दिस इज द मेथड नेम, दिस इज इट्स रिटर्न टाइप, दीज आर द पैरामीटर लिस्ट, एंड ऑल्सो यू कैन हैव सम फाइनल एंड स्टैटिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स देयर, राइट, यानी जिनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको यही पे इनको इनिशियलाइज करना है। तो आपको क्या दे दिया? एक स्ट्रक्चर दे दिया इंटरफेस ने कि जो भी क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी उनको इन सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना, मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये मेथड्स होना जरूरी है उनका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके सब क्लास के पास इम्प्लीमेंट करने की, अपने अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। और क्योंकि आप क्लास सिर्फ एक ही एक्सटेंड कर सकते हो, बट इन द केस ऑफ एन इंटरफेस यू कैन हैव मल्टीपल इंटरफेसेस implemented in your सब क्लास कई सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट, और एक सुपर क्लास भी एक्सटेंड कर सकता है, उसके साथ साथ इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। समझ में आया? तो आपने कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकता है अपने इंटरफेस में डिफाइन कर दिए हो और आप उनको सब क्लास में यूज कर सकते हो, राइट, कुछ मेथड्स आपने स्ट्रक्चर दे दिया इंटरफेस में, उनको आप यूज कर सकते हो। तो यू कैन एक्सटेंड अ सुपर क्लास एज वेल एज इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। तो ये आपका फुल तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर इंटरफेस। ठीक, सिंपल क्या है, जैसे आप वहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डालते थे, यहाँ पे आपको क्या डालना है? इंटरफेस, नेम ऑफ द इंटरफेस एंड ऑल द वर्चुअल मेथड जिसको आप सी में कहते हो, यहाँ पे उनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ आपने स्ट्रक्चर बता दिया, सिर्फ डिक्लेरेशन दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन आपके जो सब क्लासेस उसको यूज करेंगी, राइट, उनको वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, ठीक। और यहाँ पे कीवर्ड आपका क्या रहता है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का? सिंपली इम्प्लीमेंट्स, जो भी आप पेरेंट क्लास या सुपर क्लास जिसमें आपने मतलब जो आपका इंटरफेस है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसमें आपका मेथड डिफाइन होगा, ना डिफाइन नहीं, डिक्लेयर्ड होगा कॉल बैक करता है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसमें मेथड की डेफिनेशन डाल सकते हो। एक इतना ही कॉन्सेप्ट है। मैम जैसे मैम सी प्लस प्लस में होता था, अगर हमारे पास मैम दो क्लासेस हैं और हमने ए बी सी, तीन क्लासेस हैं ए बी सी, और हमने सी क्लास ड्राइव की ए बी से। आपने सी क्लास डायरेक्ट करी, ठीक है, ए एंड बी आपके सुपर क्लास हैं जी मैम। और सी क्लास तो मैम जैसे हम ड्राइव किए ए और बी सुपर क्लासेस में, तो मैम हम क्या करते थे, अगर सी का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम सी के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, और वहां पर हम ए और बी के भी कॉल कर ए और बी के मेथड को भी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हाँ। तो मैम ऐसा कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता मैम जावा में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आपने एक्सटेंड करा है अपने सुपर क्लास को, तो सुपर क्लास के सारे मेथड्स को आप यूज कर सकते हो सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके लिए मैम क्या मैम कॉन्सेप्ट में यूज करना होता है? इनहेरिटेंस, यही तो इनहेरिटेंस है। बस यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्टेड है कि आप सी क्लास ए एंड बी दोनों क्लास को नहीं डिराइव कर सकता है, दोनों क्लास को एज पेरेंट क्लास नहीं ले सकता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग इंटरफेस से इंटरफेस के थ्रू कर, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब यही मैं कह रही हूँ, आप सी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई एक मेथड आपको डिफाइंड है ए एंड बी दोनों में, राइट, सी और सी क्लास इस मेथड को कॉल करती है, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए क्लास का मेथड कॉल करना है या बी क्लास का करना है, एम्बिग्विटी होती है। जावा में एम्बिग्विटी नहीं अलाउड है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, आप सिर्फ एक क्लास को एस एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल अगर आपको इनहेरिटेंस सपोर्ट करना है तो इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस आप कई सारे इनहेरिट कर सकते हो, मतलब कई सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरफेस, राइट, इंटरफेस से बताएगा कि ये मेथड होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के ऊपर है, जो सब क्लास है वो अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है।
तो यहाँ पे जैसे आप सी में एक्सटेंड ए बी सी सारे क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते थे, यहाँ पे एक्सटेंड सिर्फ एक क्लास को कर सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस को कर सकते हो। तो राइट, आपका एक जो इनहेरिटेंस है वो एक लीनियरली हायरार्की मेंटेन कर रहा है, राइट। अगर प्योर इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स कीवर्ड की बात करें, राइट, लीनियर वे में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट है कि ए इनहेरिट्स बी, बी इनहेरिट्स सी, राइट। इस तरह से मल्टी लेवल आप कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल नहीं हो सकता है। मल्टीपल अगर करना है यानी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी कॉमा सी, तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पूरा का पूरा सब क्लास के ऊपर है कि वो कैसे बनाना चाहता है, ठीक। आप एक क्लास को एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसके साथ साथ कई सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। बाकी एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, राइट। एक हमारा इंटरफेस ए है, एक इंटरफेस बी है, तो बी कैन एक्सटेंड योर ए इंटरफेस, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देखिएगा, बहुत सिंपल है। एक प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह समझ सकते हो कि जिसमें सिर्फ जो वेरिएबल्स है वो इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं, आपके स्टैटिक और फाइनल टाइप के हैं, कांस्टेंट एक तरह से, राइट। एंड other than that your all the method declarations are there, right। आप दोनों कई सारे इंटरफेस को, मल्टीपल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, मेथड की डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो इतना ही बताया था इंटरफेस में, तो एक बार इसको देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जॉइंड, तो आज हम नया टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। आप लोगों ने C++ पढ़ी है? यस मैम। C++ भी पढ़ी है, तो C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी। यस मैम। राइट, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं? रन टाइम एरर्स होते हैं। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। आपकी रन टाइम एरर्स को हैंडल करने का एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी कंडीशन। हाँ बताइए मैम। जैसे कि एक हम फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो अगर एक ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें यूजर निगेटिव नंबर इंटर कर देगा, जिसमें निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, तो उससे हम लोग उसके लिए एक सेपरेट, सबसे फैक्टोरियल थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या ले सकते हैं? डिवीजन बाय जीरो का, राइट। यस मैम। अगर हम किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। आपका इन्फिनिटी आता है, राइट। और ये क्या है? ये आपके रन टाइम पे, मान लो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, a डिवाइडेड बाय b कर रहे हो, और b की वैल्यू आपने जीरो यूजर ने दे दी, तो इट इज एन एक्सेप्शन व्हिच इज अकरिंग एट द रन टाइम, राइट। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा ने रन टाइम एनवायरनमेंट को मैनेज करने का तरीका हमें कैसे दिया है? विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, मोर और लेस सिमिलर टू योर C++। क्या रहता है यहाँ पे? आपके पास वही कीवर्ड्स रहते हैं, एक ट्राई रहता है, कैच रहता है, और मेन ये आपके तीन रहते हैं, ट्राई, कैच और फाइनली, राइट। देन विल बी आल्सो सीइंग अबाउट थ्रोस एंड थ्रो, ठीक। थ्रो एंड थ्रोस पढ़ा है पहले? यस मैम। ओके ओके, थ्रोस एंड थ्रोस को हम पहले बाद में देखते हैं, पहले ट्राई, कैच और फाइनली को देखते हैं। ट्राई, कैच, फाइनली का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? ट्राई का मतलब क्या हो गया? वो ब्लॉक ऑफ कोड, राइट, फॉर द रिमेनिंग पीपल जिन्होंने अगर C++ में ये चीज ना देखी हो। ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड डालते हो जहां पे आपको लगता है कि एन एक्सेप्शन में अकर, ठीक। यहाँ पे कोई हमारी रन टाइम एक्सेप्शन आ सकती है, तो कर्ली ब्रेसेस के विद इन आप वो कोड लिखते हो, राइट। फिर जो आपकी अगर कहीं एक्सेप्शन आती है तो हमें उसको हैंडल भी करना होगा एक सही, एक प्रॉपर तरीके से। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? कैच ब्लॉक होता है, राइट, जिसमें आप पैरामीटर पास करते हो कि किस टाइप की एक्सेप्शन को वो हैंडल कर सकता है, ठीक। कोई भी आपका एक्सेप्शन क्लास का, आप टाइप ऑफ एक्सेप्शन थ्रोएबल क्लास का सब क्लास एक्सेप्शन होता है, उसके विद इन यू हैव नंबर ऑफ सब क्लासेस, राइट। इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ, ये भी इनहेरिटेंस के ही बेस पर है, ठीक। आप उसमें से कोई भी सब क्लास यहाँ पे पास करते हो, एंड दिस कैच ब्लॉक व्हाट इट विल डू कि अगर इस ब्लॉक ऑफ कोड में कोई एक्सेप्शन आती है तो आप इसको रैशनल वे में कैच ब्लॉक में हैंडल कर सकते हो, ठीक। अगर आपने ओके, देन यू हैव योर, एक आपका ब्लॉक आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? अगर कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है जो हर एक केस में एग्जीक्यूट हो, आपकी एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, हो सकता है आपका मेथड पहले रिटर्न कर रहा हो, लेकिन तब भी आप चाहते हो कि दिस ब्लॉक ऑफ कोड शुड ऑलवेज एग्जीक्यूट, राइट, बिफोर यू आर फिनिशिंग दैट पर्टिकुलर कोड, राइट, एब्सोल्युटली उसको रन करना चाहिए, तो उस चीज को हम फाइनली में प्लेस करते हैं, ठीक। यहाँ पे मोस्टली जैसे आप अगर कोई आप रिसोर्सेज ओपन कर रहे हो, जैसे कि आप डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो या कोई फाइल ओपन कर रहे हो, राइट,
तो वो चीजों को हमें उन कनेक्शंस को क्लोज करना जरूरी होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लेस दैट कोड इन द फाइनली ब्लॉक इन केस योर एक्सेप्शन कम्स और एनी अदर थिंग्स. हो सकता है कि क्योंकि एक्सेप्शन से क्या होता है, आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ कोड चेंज हो जाता है. नॉर्मली आपको पता है ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होगा, बट इफ एन एक्सेप्शन कम्स इन तो इट डिपेंड्स हाउ यू आर हैंडलिंग इट, राइट. आपने हो सकता है थ्रोस के थ्रू हैंडल करा हो. थ्रोस का मतलब क्या हो गया, आपसे बता रहे हो कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, हैंडल करना जो मेथड उसे कॉल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो योर नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड में डिफर, राइट. लेकिन अगर हम कोई पीस ऑफ कोड चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू क्लोजिंग ऑफ योर रिसोर्सेज, दैट इज प्लेस्ड विद इन योर फाइनली ब्लॉक. तो ये तीन आपके पास रहते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली. ठीक, ट्राई अगर रखा है तो आपको उसके साथ कैच या फाइनली दोनों में से एक ब्लॉक हमें रखना पड़ता है. ठीक, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है थ्रोस एंड थ्रो का. ठीक, थ्रो का मतलब क्या होता है, एक तो आपके सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शंस होते हैं, राइट, जो जावा रन टाइम सिस्टम थ्रो करता है इन केस आपके कोई रन टाइम एरर आ रही है. ठीक है, ये एक्सेप्शन क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे एक्सेप्शन को भी एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं. ठीक, अगर आपका एक कहीं पे ऐसे रन टाइम एरर आ रही है तो दैट ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट एक्सेप्शन. ठीक है, हमारे पास एक्सेप्शन की सारी सब क्लासेस हैं जो कि खुद एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास हैं. इट वी हैव देम. ठीक, तो एज एन ऑब्जेक्ट वो थ्रो करा जाता है. इट इज थ्रोन इन द मेथड. कहाँ पे थ्रो होगा, जहाँ पे जिस मेथड ने ये एरर कॉज करी है. ठीक, फिर चाहे वो मेथड खुद उस एरर को रिजॉल्व करे, विद हैंडल करे विद द हेल्प ऑफ योर कैच ब्लॉक, और जहां पे ये मेथड को कॉल करा जा रहा है आप चाहो तो वहां पे भी उसकी हैंडलिंग कर सकते हो. ठीक, इन केस जिस मेथड में एक्सेप्शन आ रही है आप वहां पर उसको हैंडल नहीं करना चाहते हो, राइट, आप सिर्फ बताना चाहते हो कि यहाँ पे एरर आ सकती है, आप प्रोग्रामर को बताना चाहते हो कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, तो आप वहाँ पे थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हो. डिटेल में हम देखेंगे. तो आप बताते हो कि हाँ ये एरर आ सकती है, अब प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इस मेथड को आप यूज कर रहे हो तो आपको इसको हैंडल करना है. ठीक, ये हमारे पास कुछ एक विल सी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. हमारे पास कुछ चेक्ड एक्सेप्शन होती है, कुछ अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है. जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो आपके कंपाइल टाइम पे कंपाइलर देखता है, चेक करता है. अगर इट इज मतलब कंपाइल टाइम पे ही आपको उस एक्सेप्शन को, चेक्ड एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है. ठीक, आपको पहले से पता है कि हाँ ये टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है रिलेटेड टू योर मे बी इनपुट आउटपुट और फाइल हैंडलिंग, राइट. दोस टाइप ऑफ एक्सेप्शंस कंपाइलर चेक्स एट रन टाइम, सॉरी कंपाइल टाइम. कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन एक्सेप्शंस को चेक करना, तो हमारी चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं, राइट. देन वी हैव, अच्छा, फॉर चेक्ड एक्सेप्शंस अगर आप उनको ट्राई कैच के थ्रू हैंडल नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा प्रोग्रामर को कि यहाँ पर दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन कैन कम. तो राइट, वी हैव टू यूज द थ्रोस कीवर्ड. फिर हमारे पास एक कीवर्ड आता है थ्रो का. ठीक, एक थ्रोज है, एक थ्रो है. थ्रोज का मतलब क्या, ये एक्सेप्शन आ सकती है, राइट, इट इज थ्रोन आउट ऑफ दिस मेथड, यू हैव टू हैंडल इट, राइट. फिर एक कीवर्ड आता है थ्रो का. थ्रो का मतलब क्या रहता है कि कुछ एक्सेप्शन जावा रन टाइम ही मोस्टली सारे एक्सेप्शंस को ऑटोमेटिकली थ्रो करता है. लेकिन अगर हम यूजर चाहता है कोई एक कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करना, राइट, कोई कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करना, राइट. हो सकता है कि आप कोई जैसे आपका क्या होता है प्रोग्राम में आप एग्जिट यूज करते हो. एग्जिट का मतलब क्या होता है कि अगर ये कंडीशन आ रही है वी जस्ट वांट टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, राइट. एक्सेप्शन का मतलब क्या, रन टाइम अगर आप कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करो तो आपका प्रोग्राम एब्रप्टली एंड कर जाएगा, राइट. तो अगर आप नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, आप थ्रो एक एक्सेप्शन खुद से थ्रो कर दो एंड यू कैन हैंडल इट जस्ट लाइक योर नॉर्मल जावा रन टाइम एक्सेप्शंस, राइट. अपनी कस्टम एक्सेप्शन मतलब सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन को छोड़कर अगर आप खुद से कोई एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो, राइट, दिस कैन बी योर कस्टम एक्सेप्शन ऑल्सो. कस्टम से एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेप्शन क्लास के विद इन आपको कुछ सब क्लासेस ऑफ एक्सेप्शन दी हैं, राइट, उस टाइप के एक्सेप्शन को भी आप थ्रो कर सकते हो. अदर देन दैट यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सेप्शंस आल्सो. तो थ्रो का मतलब क्या है, आप खुद से जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अलावा अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हो, राइट, थ्रो करना चाहते हो, तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड्स. तो आपके 5 कीवर्ड्स है, ट्राई, कैच, फाइनली, राइट. ट्राई कैच एक यूनिट की तरह वर्क करता है कि मतलब एक ट्राई स्टेटमेंट होगा तो उसके साथ एक कैच होगा, राइट, कि अगर आप इस ब्लॉक ऑफ कोड में एरर आ रही है तो हमें उसको कहीं ना कहीं कैच करना है. कैच नहीं करना है तो एटलीस्ट वी शुड हैव सम फाइनली स्टेटमेंट व्हिच विल टेल when that particular piece of code will be executed agar even if an exception comes or doesn't come, or even if your execution of the program ends before that.
फाइनली ब्लॉक आपका जरूर एग्जीक्यूट होता है। फिर आता है थ्रो और थ्रोज। थ्रो कीवर्ड का क्या मतलब है, अगर आप जावा रन टाइम जो एक्सेप्शन थ्रो करता है उनके अलावा मैन्युअली आप फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो, यूजर खुद से कोई एक्सेप्शन डालना चाहता है, राइट, तो वो कैसे कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ योर थ्रो कीवर्ड विदाउट द एस। ठीक, फिर थ्रोज आता है। थ्रोज मेनली इज यूज्ड फॉर योर चेक्ड एक्सेप्शंस। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, कंपाइल टाइम पे ही आप कंपाइलर चेक करता है कुछ टाइप ऑफ एक्सेप्शंस को कि हाँ इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये टाइप की एरर आपकी रन टाइम एरर आ सकती है, यू शुड हैंडल इट, राइट। तो आप अगर उसकी हैंडलिंग उसी मेथड के विद इन नहीं करना चाहते हो, राइट, मे बी सम अदर मेथड विच इज कॉलिंग योर करंट मेथड, राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहते हो, प्रोग्रामर को सिर्फ या कंपाइलर को सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हाँ ये एरर इस ब्लॉक ऑफ कोड में आ सकती है, तो आप वहां पे थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हो। अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या रहता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक ट्राई रहता है, एक कैच रहता है, फिर आपका फाइनली ब्लॉक रहता है। ठीक, कैच में किस टाइप के एक्सेप्शन ये कैच करेगा, किस टाइप के एक्सेप्शन को ये हैंडल करेगा, वो आप यहाँ पे एज पैरामीटर पास करते हो। ये भी आपका एक प्रॉपर हायरार्की में होना चाहिए, थोड़ा देखेंगे तब समझ में आएगा कि अगर आप ओके लेट्स सी देन विल सी कि आप कैच का ऑर्डर कैसे रखना चाहिए। अगर आपने कोई सुपर क्लास पहले यहाँ पे कैच में पहले कैच में डाल दी और सब क्लास बाद में डाली, तो मे बी दिस कैच ब्लॉक विल नेवर बी रीचेबल, तो दैट ऑर्डर इज नॉट अलाउड। अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में और क्लियर होगा। सबसे पहले क्या है कि आपका जो एक्सेप्शन होता है, दीज आर ऑल सब क्लासेस ऑफ अ बिल्ट इन क्लास कॉल्ड थ्रोएबल। ठीक, थ्रोएबल के हमारे पास दो सब क्लासेस होती हैं। एक हमारी सुपर क्लास है थ्रोएबल जो खुद सब क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास की। ऑब्जेक्ट क्लास वी नो इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। ठीक, थ्रोएबल के विदिन हमारे पास दो रहती हैं चीजें, एक हमारे पास एक्सेप्शन सब क्लास रहती है और एक हमारे पास एरर रहती है। ठीक है, एरर को हमको देखने की जरूरत नहीं है, we'll be basically dealing with the exception subclass। ठीक, एक्सेप्शन सब क्लास के अंदर एक हमारी रन टाइम एक्सेप्शंस आती हैं, फिर कुछ हमारी अनचेक्ड या अनकॉट एक्सेप्शंस आती है जिनको हमें सॉरी वी हैव योर चेक्ड एक्सेप्शंस। रन टाइम एक्सेप्शन को हमें अनकॉट भी छोड़ सकते हैं, उनको जरूरी नहीं है, राइट। आप रन टाइम एक्सेप्शंस को रन टाइम पे हैंडल मतलब रन टाइम पे दे कैन अकर। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शंस आर दोस जो कंपाइलर चेक करता है कि आपने इसकी हैंडलिंग करी है या नहीं, या एटलीस्ट इन्फॉर्म करा है या नहीं करा है। द एक्सेप्शन कैन बी अ रन टाइम एक्सेप्शन, राइट, विच आर ऑटोमेटिकली डिफाइंड फॉर द क्लास। ठीक, जैसे डिवीजन बाय जीरो, या आप कोई एरे डिक्लेयर करा है और आप एरे के एक ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो जो कि साइज ऑफ द एरे की विद इन लाइन ही करता है। या आपके एक एग्जांपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन का है कि मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट नल टाइप का है, नल आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक, और फिर आप इस ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट कोई मेथड कॉल कर रहे हो, तो नल डॉट मेथड इज नॉट अलाउड, तो आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये सब कब एक्सेप्शन आएगी, आपके रन टाइम पे। आपको नहीं पता है कि ऐसे एक्सेप्शन आ सकती है। यूजुअली रन टाइम एक्सेप्शंस अकर बिकॉज ऑफ योर यूजर डेटा इनपुट्स। यूजर ने इस तरह का डेटा इनपुट दिया है, या जैसे यहाँ पे आप नल टाइप के ऑब्जेक्ट से कोई मेथड कॉल करना चाह रहे हो, right, such exceptions are your runtime exceptions। then you have your checked exceptions जो कि compile time, और आपके run time ही exceptions में आपकी uncaught exceptions या unchecked exceptions ज्यादातर आती हैं। ठीक, जो कि जिनको आपको पहले से compile time पे पता नहीं रहता है। फिर आपकी compile time exceptions रहती हैं जो आपकी checked रहती हैं, यानी compiler will make sure कि you are at least informing the programmer that this method can throw such an exception, otherwise best way है कि आप उसको handle करिए वहीं पर। ठीक, तो रन टाइम एक्सेप्शन का आपका एग्जांपल क्या है, योर डिवीजन बाय जीरो और इनवैलिड एरे इंडेक्सिंग, ये आपके रन टाइम एक्सेप्शंस हैं। ठीक, तो दिस एक्सेप्शन इज योर सब क्लास ऑफ योर थ्रोएबल क्लास। दूसरा आपका ब्रांच क्या रहता है, एरर रहता है। ठीक है, एरर दिस काइंड ऑफ एरर्स आर दीज आर द टाइप ऑफ अबनॉर्मल सर्कमस्टांस ये भी है, राइट, बट इनको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका स्टैक ओवरफ्लो इज एन एग्जांपल, राइट, आपके पास स्टैक मेमोरी नहीं बची है, तो दिस टाइप ऑफ एरर कैन अकर, राइट, बट यू हैव नो वे टू हैंडल इट। ठीक है, तो एक्सेप्शन एरर्स को हम इतना नहीं देखना है।
ठीक, बस वो आपको बताए रन टाइम एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर एरर आई है व्हिच कैन नॉट बी हैंडल्ड, राइट? लाइक वन एग्जांपल एज आई सेड इज स्टैक ओवरफ्लो, राइट? अदर देन जो एरर को हम हैंडल, रन टाइम एरर को हम हैंडल कर सकते हैं, दिस कम इन योर कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस, जो कि आपके दो तरह के रहते हैं। ठीक, कौन से दो तरह के रहते हैं? यू हैव योर checked exception and have your unchecked exceptions. ठीक, एक आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है जो कि जावा रन टाइम एक्सेप्शन क्लास के बिलोंग करती हैं या एरर क्लास को बिलोंग करती हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब दे कैन अकर एट द टाइम एट योर ऑफ योर व्हेन यू आर रनिंग दैट प्रोग्राम, राइट? तो उनको आपको पहले से कंपाइलर उनको उनको आपको इन्फॉर्म नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सेप्शंस आर योर चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड आर द वंस जो आपके कंपाइल टाइम पे चेक होती हैं, राइट? एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रोग्रामर, जो भी वो लिख रहा है कोड को, या तो उसको ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करे या एटलीस्ट इन्फॉर्म करे कि यस दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन कैन कम। दीज आर यूजुअली योर एसक्यूएल एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट, अगर आप कहीं फाइल हैंडलिंग कर रहे हो उसका हो, या कोई वी हैव अ कॉन्सेप्ट इन जावा कॉल्ड रिफ्लेक्शन वेयर आप विदाउट क्रिएटिंग एंड मतलब ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग की तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो, एंड फ्रॉम दैट स्ट्रिंग यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट? यू डू नॉट नीड टू अब स्ट्रिंग के जो भी नाम आपने क्लास पाथ दिया होगा उसके थ्रू वो मैचिंग करता है कि कौन सी क्लास को हमको इन्वोकेट करना है। तो टारगेट इन्वोकेशन, टारगेट एक्सेप्शन रहती है। ठीक है, कोई क्लास आप ऐसी कॉल कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगेन इट कम्स इन द केस ऑफ जावा रिफ्लेक्शन, राइट? मेनली एसक्यूएल एक्सेप्शन तो समझ में आ ही रहा है कि अगर आप you're dealing with database या input output exceptions, so these are all checked exceptions जो कि compiler compile time पे check करता है। अगर आपने इनको handle नहीं करा तो when you're compiling your code you will आपको ये errors वो print करके देगा, आपका program dot class file नहीं बनेगी। अनचेक एक्सेप्शंस कौन सी होती है? जो कि कंपाइल टाइम पे चेक ना हो। कौन सी हो सकती है? वो रन टाइम एक्सेप्शन हो सकती है या एरर क्लास को बिलोंग कर सकती है। In that case, आपको compile time पे when you're writing the code and compiling it, then you do not need to handle those। और ज्यादातर वो कब आती है? जब रन टाइम पे आप कोई यूजर को ऐसा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो जो कि गलत एक्सेस कर रहा है। जैसे कि आपका क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब ऐसा कोई इंडेक्स एरे का एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि विद इन दैट एरे के रेंज में लाई नहीं करता, या अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक का जैसे डिविजन बाय 0, राइट? First, yes, we'll see. All right? यहाँ तक क्लियर है? yes ma'am। Then you have the uncaught exceptions। Uncaught exceptions जो कि आपके रन टाइम exceptions हैं, we do not need to handle them, right? जैसे यहाँ पे क्या है, int d equal to 0 and 42 divided by 0। आपने 0 से आप डिवाइड करोगे, it is not possible for an integer variable to hold this value, right? So it is going to throw an exception। exception throw होगी, क्या होगा? आपका normal execution of the program वहीं पे terminate हो जाएगा। ठीक, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो फॉर दैट केस अगर आप चाहते हो कि अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आपका अनकॉट एक्सेप्शन के केस में एक एरर मैसेज आ जाएगा। क्या एरर मैसेज आ जाएगा? जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक, एंड जावा हैज अ वेरी नाइसली प्लेस्ड ट्रैक्स, मतलब डिबगिंग सिस्टम फॉर एक्सेप्शंस। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने मान ली एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा है, राइट, यू हैव अ प्रॉपर स्टैक ट्रेस। ठीक है, पूरा आप एक्सेप्शन की ट्रेस कर सकते हो कि किस लाइन पे आई है, कहाँ पर आई है, एंड प्रॉपर उस ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे क्या है, डिवीजन बाय 0 एरर बता रहा है कहाँ पे आई है, exe0 क्लास के मेन मेथड में कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 4 पे। ठीक, तो आप ये प्रॉपर डिबगिंग के लिए बहुत यूजफुल रहती है। ठीक, एक अगर आपने जैसे एक्सेप्शन थ्रो करी, आपका वो प्रिंट तो करेगा ही, साथ साथ कैच में हम एक थ्रोएबल क्लास का बहुत मेथड यूज करते हैं, e.print stack trace। ठीक, प्रिंट स्टैक ट्रेस भी ये करता है कि पूरा आपको लाइन बाय लाइन बताएगा, ठीक है, कि इस मेथड में आई है, ये मेथड यहाँ पे कॉल हुआ था, राइट? प्रॉपर जो आपका स्टैक में जैसे एग्जीक्यूशन का फ्लो रहता है, राइट, उस फ्लो में रहता है कि इफ इट इज एंटरिंग, जैसे मान लिया अगर यहाँ पे मेन मेथड की जगह कोई और मेथड होता, ठीक, कोई और मेथड होता और उसको आप मेन में कॉल कर रहे होते, तो इन दैट केस पहले वो बताता कि एक्सेप्शन आई है मेन क्लास में। मेन क्लास कहाँ पे कॉल, मतलब मेथड आपका कहाँ पे कॉल हो रहा है, वो पूरा का पूरा आपको स्टैक दे रहा होता। लाइक इफ इट वाज सम अदर सब रूटीन से मेथड 1, ठीक, और इस मेथड 1 को आप मेन के अंदर कॉल कर रहे होते, तो वो पहले बताता कि यहाँ मेथड 1 के इस लाइन पे आई है,
ठीक, उसके बाद आपने मेथड 1 को मेन में कॉल करा है, मेन के इस लाइन पे आपने इस मेथड को कॉल करा था, वहां पे एक्सेप्शन आई, तो पूरा का पूरा आपको स्टैक ट्रेस दे रहा है जिसको आप बहुत आराम से डिबग कर लेते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपने क्या, ये अनकॉट एक्सेप्शन है, यानी आपने इस एक्सेप्शन को कहीं पे भी हैंडल नहीं करा है, सिंपली इट विल गेट प्रिंटेड हियर, राइट। तो इट इज एन रन टाइम एक्सेप्शन जिसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है आपकी, विच इज अ सब क्लास ऑफ योर एक्सेप्शन क्लास, राइट। एंड यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि किस टाइप की एक्सेप्शन योर एरर हैज अकर्ड। ठीक, तो आपके पास जावा इज प्रोवाइडिंग यू विद अ वेरी रिच सेट ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस, राइट, जो आपको बहुत स्पेसिफिकली बता देता है कि कहाँ पे किस टाइप की एरर आई, अरिथमेटिक आई है, नल पॉइंटर आई है, ठीक है। बहुत सारी आपके पास ऐसी सब क्लासेस अवेलेबल है जिसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्लास नॉट फाउंड, ठीक, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, बहुत सारी रन टाइम एक्सेप्शंस हैं, और एज वेल एज योर अनचेक्ड योर चेक्ड एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम रहती है, जैसे क्लास नॉट फाउंड अभी हमने देखा था, या आपका नो सर्च मेथड एक्सेप्शन, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो एंड देन यू हैव योर स्टैक ट्रेस व्हिच एग्जैक्टली आपको पूरा कहाँ से कैसे सीक्वेंस, कैसे आपके एरर वहां तक आई है, पूरा का पूरा आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा, तो यूजफुल फॉर डिबगिंग पर्पस। ठीक, फिर ट्राई कैच आप देख ही चुके हो। ट्राई का क्या रहता है, द ब्लॉक ऑफ कोड विच यू वांट टू मॉनिटर व्हेन एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। जैसे प्रीवियसली हमने डिवीजन बाय जीरो का एरर था आपका, आपने उसको हैंडल नहीं करा, अच्छा अगर आपने खुद से हैंडल नहीं करा है कोई एरर को, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर रहता है जो कि आपका JRE प्रोवाइड करता है, या जावा रन टाइम सिस्टम विल प्रोवाइडेड, जो कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देगा, एज वेल एज इट विल गिव यू द स्टैक ट्रेस कि एग्जैक्टली कहाँ पे पूरा का पूरा स्टेप्स बताएगा, आपको पूरे सीक्वेंस देगा कि कैसे एरर आई है। लेकिन अगर आप चाहते हो उस एरर को खुद से हैंडल करना, जैसे पहले हमने हैंडल नहीं करा तो जो JRE ने डिफॉल्ट हैंडलर के थ्रू आपको प्रिंट करके दिखा दिया था, अगर आप खुद से उसका हैंडल करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज योर कैच ब्लॉक। ट्राई कैच के विदिन आपको ब्लॉक ऑफ कोड जहां पे लग रहा है एरर आ सकती है, राइट, यू हैव टू प्लेस इट विदिन दैट, एंड देन फॉर हैंडलिंग इट आपका कैच ब्लॉक रहता है, एक यूनिट की तरह ये वर्क करता है। कैच में आप क्या पैरामीटर डालते हो, यू आर गोइंग टू पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर एक्सेप्शन, ठीक, किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है उसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे एज ए पैरामीटर डालते हो, राइट। एंड यू कैन यूज दिस, ये जो पास कर रहे हो इसको, इस ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो कोई भी एक्सेप्शन की डिटेल्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक। आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिवीजन बाय जीरो, आप इस ई के थ्रू ही ये ई को ही प्रिंट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। दिस थ्रोएबल ओवरराइड करेगा आपके टू स्ट्रिंग मेथड को। वी हैड सीन सम मेथड्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय योर ऑब्जेक्ट क्लास, right, it will override that two string method, and this जो exception object है it will be converted to your string, ठीक। तो string handling थोड़ा सा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे कि it is getting overridden, ये as a string e को print कर देगा, एक सिंपल सी लाइन आएगी। और भी आपके पास इस थ्रोएबल क्लास के बहुत से मेथड रहते हैं, बहुत यूजफुल रहते हैं। एक आपका गेट, ये और आपका प्रिंट स्टैक ट्रेस जैसे मैंने बताया एक रहता है, एक आपका गेट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ई डॉट गेट मैसेज, तो वो आपका एक लाइन में बता देता है कि क्या एरर आई है। दूसरा आपका क्या है, ई डॉट प्रिंट, इस ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो थ्रोएबल क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए। प्रिंट स्टैक ट्रेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मतलब बड़ी वेब आपको ERP बना रहे हो, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट, एक गलत इनपुट हो गया तो आप ये नहीं चाहोगे कि पूरा का पूरा आपका सिस्टम ही बैठ जाए, राइट। लाइक वी वर वर्किंग ऑन मे बी लास्ट टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म हम कर रहे थे, अगर एक यूजर ने इनपुट दे दिया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आपकी प्रोग्राम ही पूरा टर्मिनेट कर दो। यू हैव टू डू वेरी गुड एक्सेप्शन हैंडलिंग सो दैट अगर एक इनपुट गलत भी है तो योर प्रोग्राम शुड नॉट टर्मिनेट, ठीक। आप मे बी नेक्स्ट जो नेक्स्ट ब्लॉक आपका ट्राई कैच के बाद जो नेक्स्ट कोड है दैट शुड गेट एग्जीक्यूटेड, उस पर्टिकुलर यूजर की वजह से, उस पर्टिकुलर डेटा इनपुट की वजह से आपको प्रोग्राम नहीं टर्मिनेट करना चाहिए। आपको इस तरह से ट्राई एंड कैच, हर जगह पे ट्राई एंड कैच यूज करना जहां पर आपको लग रहा है, स्पेशली इन द केस व्हेन यू आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक, उस केस में तो आपको ट्राई एंड कैच रखना ही है, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक यूजर ऐसा कोई इनपुट आपको प्रोवाइड कर दे जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो भी आपने डेवलप करा है दैट कंप्लीट प्रोग्राम टर्मिनेट्स, दैट शुड नॉट बी देयर, ठीक। तो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी इंडस्ट्री थिंग एंड ऑल, तो आपको वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक। तो आपको हर पॉसिबल जगह पे देन फाइनली ब्लॉक जैसे बताया कि अगर आपको रिसोर्सेज ओपन करो, मान लिया आपने 10 डेटाबेस के कनेक्शन ओपन कर दिए, राइट, एंड आपने उसको कहीं क्लोज नहीं करा, इसलिए हम ज्यादातर
we keep the database connection as static, जैसे कि एक इंस्टेंस बस आपका क्रिएट हो, 10 इंस्टेंसेस ना एक क्लास के लिए क्रिएट हो, राइट, स्टैटिक टाइप का हम रखते हैं. And apart from that, whenever you're opening a database connection, keep it in the try followed by a finally where you're closing that connection. Otherwise those pool of connections सारे exhaust हो जाएंगे and God knows what will happen to your code, right? So it is very important for you to do good exception handling, right? Then you can have multiple clauses also. Catch आप एक की जगह कई सारे, क्योंकि एक block of code में कई तरह के exceptions आ सकते हैं, right? They can raise multiple, मतलब more than one type of exception, right? So for that you can define एक try block के लिए कई सारे catch blocks डाल सकते हो. ठीक है, आपका try है, ठीक, you can have multiple catch blocks for it. All these catch blocks will be handling different type of exceptions. ठीक, different type of exception के लिए आप catch block डालते हो and they will be inspected in the order in which you are डिक्लेयरिंग. ठीक, जिस ऑर्डर में पहला कैच, दूसरा कैच, तीसरा कैच, जिससे भी पास वो जैसे आपका स्विच केस में रहता है ना, केस 0, केस 2, केस 3, जिससे भी मैच कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा, लेकिन उसी ऑर्डर में. तो यहाँ कैच पे भी आपका ये रहता है कि 1 by 1 जितने भी कैच बॉक्स आपने डाले उसे मैच करेगा, जिससे भी वो एक्सेप्शन मैच कर गया वो उसको हैंडल करेगा. ठीक, नहीं अगर होगा तो जो आपका बाय डिफॉल्ट एक हम कैच एक्सेप्शन टाइप है, एक्सेप्शन इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल योर एक्सेप्शन सब क्लास. ठीक, तो एक्सेप्शन ब्लॉक हम डाल ही देते हैं लास्ट में, कि अगर इन किसी में भी प्रीवियस वाले एक्सेप्शन क्लास से नहीं मैच करता है, सब क्लास से नहीं मैच करता, तो एक्सेप्शन में तो आएगा ही वो, राइट. तो उसमें हम अपना एक एक्सेप्शन ब्लॉक लास्ट में डाल देते हैं. लेकिन हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट कि जो भी सब क्लासेस हैं, राइट, कैच में आप जो भी सब क्लास पास कर रहे हो वो पहले आने चाहिए बिफोर योर सुपर क्लास. अगर आपने कैच ब्लॉक सबसे पहले डाल दिया, सॉरी योर एक्सेप्शन ब्लॉक सबसे पहले डाल दिया, तो क्या होगा, सिंस एक्सेप्शन इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल योर रिमेनिंग सब क्लास, तो पहले इसी से मैच कर जाएगा और नीचे वाले जो कैच के स्टेटमेंट्स होंगे वो अनरीचेबल हो जाएंगे, विच इज नॉट द राइट थिंग. वो आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा कि इन जावा नो पीस ऑफ कोड शुड बी अनरीचेबल, राइट. तो यू हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर. अगर आप एक सादा कैच यूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सुपर क्लास है, सुपर क्लास का कैच ब्लॉक सबसे नीचे आना चाहिए, उससे पहले उसके सारी सब क्लासेस का कैच ब्लॉक आना चाहिए. ठीक, तो मल्टीपल कैच का जैसे क्या है, मान लिया हमारे पास एक ये पीस ऑफ कोड है, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एक्सेप्शन आ सकती हैं. एक अरिथमेटिक. अच्छा, ऑल ऑफ यू मार्क योर अटेंडेंस, लेस देन 1 minute इज लेफ्ट, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो. जैसे इस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारी कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, एक डिवीजन बाय 0 आ सकती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ए से डिवाइड कर रहे हो. एक हमारे पास क्या आ सकती है, अब एरे को